नमस्कार, मैं अरविंद पांडे श्री गणेश क्लासेस अमेठी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। अब तक हिंदी में हम लोग वर्णमाला, वर्ण विच्छेद, संधि का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। सारा का सारा वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। इस समय हम समास पढ़ रहे हैं। समास का भी एक वीडियो हो चुका है जिसमें हम समास का पूरा परिचय जान चुके हैं। आज हम अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास की परिभाषा को देखेंगे। तो परिचय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अधिकांश जितने भी सामासिक पद आपको मिलेंगे, अधिकांशतः, कुछ को छोड़ दिया जाए तो सब में दो ही पद मिलेगा। एक पहला पद होगा जिसे हम प्रथम पद या पूर्व पद कहते हैं, और एक बाद वाला पद होता है जिसे हम द्वितीय पद या उत्तर पद कहते हैं। इसी पद की प्रधानता के आधार पर ही परिभाषा बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि परिभाषा में क्या होगा। तो जब किसी सामासिक पद का प्रथम पद प्रधान हो, इसी प्रथम पद को ही पूर्व पद कहते हैं। जब किसी सामासिक पद का प्रथम पद प्रधान हो तो वहां पे कौन सा समास होगा? वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। इतनी सी छोटी परिभाषा है। जैसे एग्जाम्पल में होगा आजीवन। जैसे आजीवन, भरपेट, विवाहोपरांत, प्रतिदिन, लावारिस, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। लेकिन इस परिभाषा के आधार पर पहचानना थोड़ा हम लोगों के लिए कठिन हो सकता है। एक परीक्षार्थी जो परीक्षा देने जा रहा है उसके लिए थोड़ा सा परिभाषा के आधार पर एग्जाम्पल को देख करके पहचानना कि इसमें अव्ययी भाव समास है थोड़ा सा कठिन है, कि इसमें कौन सा पद प्रधान है, कौन सा गौड़ है। तो इसको पहचानने के लिए हम कुछ ट्रिक लेकर के आए हैं, उनकी चर्चा आपके सामने करेंगे। तो अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए कुल 4 ट्रिक हैं। यदि हम चारों को पढ़ लेंगे अच्छी तरह से तो कभी भी किसी भी एग्जाम्पल में हमें दिक्कत नहीं होगी कि अव्ययी भाव समास है कि नहीं के पहचानने में। ठीक है, तो हम अब ट्रिक की चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे हम देख करके अव्ययी भाव समास को पहचानेंगे। जो पहली ट्रिक होगी हमारी वो है उपसर्गों को देख करके पहचानेंगे हम। ठीक है, कुछ उपसर्ग होते हैं, जब उनको हम देख लेंगे कि हाँ ये उपसर्ग इसके साथ लगा है तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। कुछ 10-12 उपसर्ग हमको रख लेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग पहले जान लीजिए उपसर्ग के बारे में। तो जब कोई मूल शब्द के होता है और उसके पहले कोई शब्दांश जुड़ जाता है, मूल शब्द के ठीक पहले यदि कोई शब्दांश जुड़ता है तो जो जुड़ने वाला शब्दांश है उसी को उपसर्ग कहते हैं। और जब जुड़ता है तो एक नया शब्द बना देता है जिसका एक अलग अर्थ भी होता है। जैसे देखिए, जीवन एक हमारे पास मूल शब्द है। ठीक है, जीवन एक मूल शब्द है। अब इसके पहले में एक शब्दांश जोड़ देंगे आ। ठीक है, आ जोड़ दिया तो क्या हो गया? आजीवन। जबकि मूल शब्द जीवन है उसी में हमने आ जोड़ दिया तो आ जो है ये उपसर्ग हो गया इसका। और ये मूल शब्द के पहले ही जुड़ेगा हमेशा, ये भी जान लीजिए। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले जुड़ता है और वो जब जुड़ जाता है तो मूल शब्द है उसके अर्थ में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देता है। जैसे जीवन का मतलब जीवन होता है, जबकि आज जुड़ गया आजीवन बन गया। आजीवन का मतलब है जीवन भर। ठीक है, तो मूल शब्द के पहले जो शब्दांश जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो उन्हीं के आधार पर उनको देख करके हम पहचानेंगे कि इसमें से अव्ययी भाव समास है कि नहीं है, कौन से उपसर्ग। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। तो उपसर्ग कौन कौन से उपसर्ग हैं जिनको हम देख करके पहचान जाएंगे कि हाँ यहाँ पे अव्ययी भाव समास होना चाहिए। तो उन उपसर्गों को देखिए, इनकी संख्या ज्यादा नहीं है, इसको हम पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं। आ, यथा, हर, भर, प्रति, अनु, उप, निर, निस। ठीक है, नी, ला, सा, वी, बे। इतने उपसर्ग हैं, इनकी संख्या 10 या 12 है। इनको हम 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। जब भी किसी शब्द के पहले ए शब्द दिखे, इनमें से कोई भी उपसर्ग दिख जाए तो तुरंत जान जाइए वहां पे अव्ययी भाव समास है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आ है तो हमने यहाँ पे आजीवन लिया है, आ पहले दिख गया है, जीवन के पहले आ दिखा है, इसका मतलब है अव्ययी भाव समास है। जैसे यहाँ पे
पेट मूल शब्द है, उसके पहले भर लग गया है, यहाँ पे भर वाला है। इस तरफ भी आगे बहुत एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे लावारिस में देखिए ला आ गया, ये उपसर्ग है, देखिए यहाँ वाला ला, यहाँ पे आ गया, वारिस के पहले ला दिख गया, तो इसका मतलब है इसमें क्या है, अब बेविभाव समास है। जैसे दिन के पहले प्रति आ गया है, जैसे यहाँ प्रति उपसर्ग भी हमने दिया है। इस तरह से जब ये जो 10-12 उपसर्ग हैं इनको हम रट लेंगे, जब कोई भी शब्द देखेंगे तो पहले इनको हम उपसर्गों को देख लेंगे कि पहले यही लगे हैं, इसका मतलब वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। अब इन उपसर्गों के आधार पे जो शब्द बने हैं, ये तो यहाँ 2-4 ही दिया गया है, कुछ हम और शब्दों को देख लेंगे जैसे जिसमें अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जैसे अब जैसे आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग से कुछ एग्जाम्पल हम लिए हैं, जैसे जीवन के पहले आ लग गया, आजीवन हो गया, तो इसमें आ उपसर्ग लगा है, इसका मतलब ये भी अव्ययी भाव समास है। मरण मूल शब्द है, इसके पहले भी आ उपसर्ग लगा है, आमरण, इसका मतलब ये भी अव्ययी भाव समास है। जन्म हमारा मूल शब्द है, इसके पहले भी आ उपसर्ग लगा है, आजन्म। इस तरह से आ उपसर्ग वाले बहुत सारे शब्द मिलेंगे हमको, आपको हम 2-2 3-3 लेकर के ही यहाँ देखेंगे। तो आजीवन, आमरण और आजन्म, ये क्या है, अव्ययी भाव समास है, क्योंकि सब में आ उपसर्ग लगा हुआ, आप देख सकते हैं सबके सभी शब्दों में पहले आ है। उसी तरह यथा उपसर्ग वाले शब्द मिलेंगे, जैसे यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथार्थ, इन सब में पहले क्या है, यथा लगा है, उसके बाद कोई मूल शब्द है। अब यहाँ तो यथा और शक्ति दिख रहा है, यथा भक्ति। यथार्थ में कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ समझ लें संधि हुई है, जैसे यथा धन अर्थ, यथा और अर्थ मिल गया तो यथार्थ हुआ है। इसमें यथार्थ में देखिए यथा पहले है, अर्थ बाद, अर्थ हमारा मूल शब्द है, उसके पहले यथा लगा है, इसलिए यथा लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। हर वाले उपसर्ग को देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, जैसे दिन के पहले क्या लग गया, हर दिन, समय के पहले लग गया हर, तो इसका मतलब हर उपसर्ग इसमें भी लगा है। दम के पहले हर लगा, इसका मतलब हर इसमें भी लगा है, हरदम। तो हर उपसर्ग वाले भी शब्द हैं, ये भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। हम 3-3 लिए हैं ज्यादातर, लेकिन बहुत शब्द मिल जाएंगे आपको, इससे एक समझ हो जाएगी आपको। भर उपसर्ग वाले शब्द देखिए, भर पेट, भर शक, भर कटोरा, ठीक है, ये उपसर्ग जो है भर उपसर्ग वाले हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। प्रति उपसर्ग वाले देखेंगे हम, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्यक्ष। अब यहाँ पे आपको थोड़ा समस्या हो रही है कि इसमें तो प्रति दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो प्रति दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो है संधि हुई है, यण संधि हम लोग पढ़ लेंगे, वीडियो पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा कि इसमें भी जो पहला वाला पद है वो क्या है, प्रति उपसर्ग है, और इसमें भी क्या है, प्रति उपसर्ग। जैसे जान लीजिए प्रति धन एक, ठीक है, प्रति धन एक मिलेगा तो क्या बन जाता है, प्रत्येक। इस संधि में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, देख लेंगे आप, यहाँ संधि के वीडियो तो मिल जाएगा। तो प्रत्येक का पहला शब्द क्या है, पहला पद क्या है, प्रति है, यहाँ पे देख सक रहे हैं आप लोग, इसलिए इसमें भी प्रति है, प्रत्येक का भी पहला पद प्रति है, इसलिए भी अव्ययी भाव समास होगा। इसी तरह प्रत्यक्ष में भी होता है, प्रतिधन अक्ष, यहाँ भी हो जाएगा प्रत्यक्ष। इसमें भी देखिए प्रत्यक्ष का जो पहला पद है क्या है, प्रति है, प्रतिधन अक्ष से क्या बना, प्रत्यक्ष बना है, तो इसमें भी क्या होगा, प्रति अगर उपसर्ग लगा है तो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अब इन दोनों को समझने के लिए आप एक बार संधि का भी टॉपिक पूरा देख लीजिए, इसमें यण संधि है, ठीक है, इसमें भी यण संधि है, तो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो आगे देखेंगे और दूसरा उपसर्ग जो है कुछ अनु उपसर्ग के बारे में देखेंगे। अनु उपसर्ग से जो जो शब्द बन रहे हैं वो भी अव्ययी भाव होंगे, अनुयायी, अनुचर, अनुसार। उप उपसर्ग से जो शब्द बन रहे हैं जैसे उपकूल, उपवन, निर से क्या क्या बन रहा है, अब यहाँ पे रा के साथ हलंत लगा है, ध्यान दीजिएगा, रा के साथ यहाँ पे हलंत लगा है, देखिए इसका मतलब रा आधा है। निर्जन, इसमें निर्जन में रा आधा है, निर्मूल, निर्विघ्न, इस तरह से निर उपसर्ग वाले जो भी शब्द मिल रहे हैं वो भी हमारे क्या हैं, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे।
इसी तरह निस उपसर्ग वाले उसमें तीनों वाले सा शामिल है। ये वाला सा भी हो सकता है जिसको हम कह सकते हैं दंती सा, तालव्य सा और मूर्धन्य सा। तो निस उपसर्ग जो है इससे भी बनने वाले शब्द भी अव्ययी भाव में आएंगे, जैसे निसंकोच, निश्चिंत, निष्पाप। सब में हलंत लगा है, इसका मतलब सा यहाँ पे आधा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सा आधा है, यहाँ पे भी ये वाला सा आधा है, यहाँ पर भी ये वाला सा आधा। ठीक है। अब केवल नी उपसर्ग वाले, यहाँ तो निस था, यहाँ पे नी। जैसे डर के आगे क्या लगा है, निडर, नी धड़क। ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएंगे। ला उपसर्ग वाले, वारिस के पहले क्या लग गया, ला वारिस। ठीक है। जवाब के पहले लग गया ला उपसर्ग तो क्या गया, ला जवाब। तो जहां जहां ला उपसर्ग दिखेगा वो सारे के सारे किस में आएंगे, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। अब सा उपसर्ग वाले देखेंगे, सावधान। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सा छोटा, यहाँ पे सा पे आ की मात्रा लगी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये साधन अवधान है, यहाँ पे साधन सख्त है, सशक्त। सख्त के साथ सा जुड़ गया तो हो गया क्या, सशक्त। ठीक है। अब जैसे इसको हम देखेंगे सावधान वाला कैसे होगा, तो इसका होगा साधन साधन अवधान। जब इसको जोड़ेंगे सा, आला आ के यहाँ पे जाएगा तो सा पे लग जाएगी मात्रा। ठीक है। तो ये हो जाएगा सावधान। ये आ जुड़ के यहाँ पे अपनी मात्रा लगा दिया गया सा, वधान आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या, सावधान। तो यहाँ पे सावधान में हमें दिख भले रहा कि सा पे आ की मात्रा है, लेकिन यह छोटा सा, ये आ की मात्रा जो इधर वाले आ से आके जुड़ी है। इसीलिए समास को पढ़ने से पहले एक बार संधि देख लेंगे तो एग्जाम्पल समझने में आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है। तो सावधान और सशक्त भी क्या है, सा उपसर्ग वाले शब्द हैं, इसलिए ये हमारे क्या है, अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। ठीक है। अब देखेंगे, अभी दो तीन उपसर्ग और बचे हैं, उनके शब्दों को देखें। जैसे बी उपसर्ग वाले, व्यर्थ। व्यर्थ में क्या है, व्यर्थ बना है हमारा बी धन अर्थ। जब ए मिलेगा तो बन जाएगा व्यर्थ। तब व्यर्थ का जो हम तोड़ते हैं तो होता है वी प्लस अर्थ। इसके अर्थ के पहले बी लगा कि नहीं लगा है, तो बी उपसर्ग है। अभी तो संधि के द्वारा व्यर्थ इस तरह बदल गया है, एक बार संधि देख लेंगे तो सब एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। बा उपसर्ग हो जिसमें, जैसे बा इज्जत, जैसे इज्जत मूल शब्द है उसके पहले बा लगा दिए, तो बा इज्जत मतलब इज्जत के साथ। अदब मतलब मूल शब्द है, बा लगा दिया तो हो गया बा अदब। कायदा के पहले बा लगा दिया, बा कायदा। तो इस तरह से बा उपसर्ग वाले भी जो हमारे शब्द हैं वो भी किस में आएंगे, अव्ययी भाव में। बे शर्म मूल शब्द है, उसके पहले बे लगा दिया तो बेशर्म हो गया। हया एक मूल शब्द होता है, इसके पहले अगर हम बे लगा देंगे, बे है, इस तरह से बेशर्म, बेहया। ठीक है। ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। तो हमें कुल मिलाकर के 10 या 12 उपसर्ग ही हैं जिनको रट लेंगे, उस उपसर्ग से संबंधित शब्दों को देख करके हम बता देंगे कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। ठीक है। ये तो ट्रिक जो हम 4 बताए थे उसमें से पहली ट्रिक हुई। ठीक है। अब दूसरी ट्रिक हम देखें क्या है, जब किसी शब्द के अंत में, यहाँ पे देखिए शब्द के अंत में पूर्वक, पर्यंत, इतर और उपरांत शब्द दिखे। अभी तक हम किसी मूल शब्द के पहले वाले शब्द को देख के पहचान रहे थे, पहले वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, शब्द के अंत में जो लगे होते हैं, पहले वाली की बात नहीं हो रही, अब किसी शब्द के अंत वाले को देख के हम पहचानेंगे क्या यहाँ अव्ययी भाव समास है कि नहीं। ठीक है। अंत में देखेंगे तो इन चारों को रख लेंगे, पूर्वक है, पर्यंत है, इतर और उपरांत है। यदि ये चारों में से कोई किसी शब्द के बाद लगा दिखे तो वहां पर भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान पूर्वक में पूर्वक आया कि नहीं आया, पूर्वक यहाँ पे बाद में दिखा, ये हमेशा बाद में दिखेंगे। निष्ठा पूर्वक में पूर्वक भी दिख रहा है, इसका मतलब ध्यान पूर्वक और निष्ठा पूर्वक हमारे क्या है, अव्ययी भाव समास है। जीवन पर्यंत में पर्यंत यहाँ पे दिखा कि नहीं दिखा बाद में, ये पर्यंत वाला एग्जाम्पल देखिए, इसका मतलब जीवन पर्यंत भी यदि पर्यंत बाद में लगा है तब अव्ययी भाव समास होगा। विवाहेतर में जब इसको तोड़ेंगे, विवाहेतर में तो इतर दिखेगा शब्द, इसमें इसमें लास्ट में इतर है, टूटेगा तो हो जाएगा
विवाह धन इतर। तो इतर जो है यहाँ पे देखिए, इतर इसमें लास्ट में विवाह के बाद लास्ट में जुड़ा है इतर, इसलिए विवाह अब जुड़ करके संधि है तो हो गया विवाहेतर, विवाहेतर में इतर है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव होगा। अब ये अलग गुण संधि के अंतर्गत आ गया, इसमें संधि देखेंगे तो गुण संधि, इसलिए संधि देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इतर इसमें है। विवाहोपरांत, यहाँ पर भी है विवाह के साथ उपरांत जुड़ा है। देखिए उपरांत वाला भी शब्द है यहाँ पे, जब इसको भी तोड़ेंगे तो विवाह प्लस उपरांत हो जाएगा, तो उपरांत यहाँ पे है, इसका मतलब इसमें भी अव्ययी भाव समास है। मृत्युपरांत, मृत्यु धन उपरांत होगा। मृत्यु धन उपरांत, देखिए मृत्यु और उपरांत मिलकर क्या बन गया, मृत्योपरांत। इसमें मृत्यु के बाद में क्या लगा है, उपरांत लगा है, तो उपरांत वाला है। इसका इसमें हम केवल 4 रट लेंगे बाद वाले में, पूर्वक, पर्यंत, इतर और उपरांत। जिस भी शब्द के लास्ट में इन चारों में से कोई भी आपको शब्द दिखेगा तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होगा। इस प्रकार हम अव्ययी भाव समास को पहचानने की 2 ट्रिक देख चुके हैं। ठीक है, अब तीसरी और चौथी देखेंगे, दोहराव वाले शब्द। ठीक है, इसी दोहराव वाले शब्द को ही हम 2 भाग में कर दिए हैं, चौथा के बजाय ए और बी कर दिए हैं, ए और बी। ठीक है, तो दोहराव वाले शब्द, दोहराव का मतलब जब एक ही शब्द 2 बार आ जाए तो वहां पे शब्द का दोहराव होता है। तो दोहराव वाले शब्दों में भी अव्ययी भाव समास होता है, लेकिन सभी में नहीं। जब संज्ञा पद का दोहराव होगा तब वहां पे अव्ययी भाव समास होगा, और जब किसी अव्यय पद का दोहराव होगा तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। केवल 2 स्थितियों में अव्ययी भाव समास होगा, केवल जब संज्ञा पद का दोहराव हो या अव्यय पद का दोहराव हो। यदि कहीं पे विशेषण पद का दोहराव हो रहा है तो वहां पे कर्मधारय समास हो जाएगा। तो दोहराव वाले शब्दों में विशेष ध्यान देना है कि किस प्रकार के शब्द का दोहराव हो रहा है, संज्ञा पद है, अव्यय पद है या विशेषण पद है। तो जब संज्ञा पद या अव्यय पद का दोहराव होगा तो वहां पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब इसको देखेंगे कैसे संज्ञा पद का दोहराव कौन कौन सा। ठीक है, अब संज्ञा पद में जैसे यहाँ पे देखिए, घर, घर क्या है, संज्ञा है, तो घर और घर 2 बार आ गया, संज्ञा पद है, इसका 2 बार दोहराव हो गया। गली भी क्या है, संज्ञा है। संज्ञा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। तो नाम जो भी है, जितने भी नाम है सबके सब क्या है, संज्ञा है। घर एक नाम है, स्थान है जहाँ पे लोग रहते हैं, निवास करते हैं। गली भी क्या है, आने जाने का रास्ता, 2 मकानों के बीच की जो पतला रास्ता होता है उसी को गली कहते हैं, भी नाम है। रातों रात, ठीक है, तो रात भी नाम है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले का जो समय होता है उसे हम रात कहते हैं, ये भी संज्ञा है। दिनों दिन, ये भी नाम है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच के समय को हम दिन कहते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा पद का भी दोहराव हो रहा है, भी नाम है। कानों कान, कान भी एक शरीर के अंग का नाम है, यहाँ भी संज्ञा शब्द का दोहराव हो रहा है, संज्ञा पद का दोहराव हो रहा है। हाथों हाथ, ये भी एक अंग का नाम है शरीर के। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। जब भी संज्ञा पद का दोहराव होगा, ठीक है, इस बात का हमें ध्यान देना है, जब संज्ञा पद का दोहराव होगा तो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अब देखिए अव्यय पद के दोहराव वाले, ठीक है, अव्यय पद के दोहराव वाले में शब्दों का एग्जाम्पल देखेंगे। धीरे धीरे, ठीक है, जल्दी जल्दी, धीरे, जल्दी, साथ, जगह, ये सब अव्यय होते हैं। तो जब इनका दोहराव होता है तो वहां पे भी अव्ययी भाव समास होगा। धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, साथ साथ और जगह जगह। कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अव्यय पद किसे कहते हैं, अव्यय ही नहीं समझ पा रहे होंगे, तो उनके लिए हम बता दें, अव्यय पद वो पद होता है जिसके ऊपर लिंग, वचन, काल और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी वाक्य का यदि हम लिंग बदल दें, काल बदल दें, कारक बदल दें, वचन बदल दें, तो जिस भी पद में कोई परिवर्तन नहीं होता इन परिवर्तन के साथ, तो वो पद अव्यय पद या अभिकारी पद कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए आप लोग, होगा
मोहन जा रहा है। मोहन धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, अब चल रहा इसमें क्रियापद हो गया, मोहन संज्ञा पद हो गया, धीरे धीरे अव्यय पद है। अब कैसे है पहचानें कैसे? यदि तो हम लिंग बदल देते हैं या वचन बदल दें, काल बदल दें, यदि इनके बदलने से कोई पद है जो परिवर्तित नहीं हो रहा तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अव्यय। जान लीजिए कि हम यहाँ पे पहले लिंग बदलेंगे। मोहन क्या है? लड़का। इसके स्थान पर हम कोई लड़की ले लेंगे, मान लीजिए मीना। मोहन के साथ में ले लिया मीना। मीना धीरे धीरे चल रही है। देखिए हमने यहाँ पे जैसे लिंग बदला, मोहन के स्थान पे हमने मीना को ले लिया, मतलब लिंग बदल दिया, पुरुष के स्थान पे हमने महिला ले लिया। तो यहाँ पे जो चल रहा है ये भी बदल गया। किसमें बदल गया? चल रही है। रहा के स्थान पे रही आ गया, मतलब चल रहा है के स्थान पे क्या आ गया? चल रही हो गया। अर्थात जैसे लिंग बदला क्रिया में भी बदलाव हो गया। तो इसका मतलब है इसमें बदलाव हो गया तो ये जो है अव्यय पद नहीं है। लिंग बदलने से जिसमें बदलाव हो जा रहा है, काल बदलने से जिसमें बदलाव हो, वचन बदलने से जिसमें बदलाव हो जाता है, वह पद क्या है? अव्यय पद नहीं कहलाते। और जिसमें बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अव्यय पद कहते हैं। अब देखिए जब पुरुष था, पुल्लिंग था, तब भी धीरे धीरे था, मोहन धीरे धीरे चल रहा है। जब हमने लिंग बदल दिया, मीना कर दिया, महिला कर दिया, तब भी मीना धीरे धीरे चल रही है, मतलब धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। चाहे महिला हो कर्ता, चाहे पुरुष हो, या चाहे हम एक से अधिक कर्ता कर दें, मोहन और सोहन धीरे धीरे चल रहे हैं तब भी धीरे धीरे होगा। मीना और टीना धीरे धीरे चल रही हैं तब भी धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, साथ साथ और जगह जगह, ये सब इस तरह के जो शब्द हैं अव्यय पद कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने आज अव्ययी भाव समास के बारे में डिटेल से जान लिया है। उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कुछ रटना है, रट लेंगे तो अव्ययी भाव समास कभी गलत नहीं होगा। समास को पहचानने में सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को अव्ययी भाव समास में ही होती है। ठीक है।